तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएस 5 to 15 जो जॉब्स हैं, जो आईबी ने टेस्ट लिया है 17 जनवरी और 18 जनवरी को जो टेस्ट लिया है, उसमें जो मैथमेटिक्स पोर्शन है आज हम वो डिस्कस करेंगे। बिना किसी देर के पहले सवाल पर चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 17 जनवरी वाला। तो इसका जो पहला सवाल है वो क्या है, वैल्यू मालूम करें 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखें, ये जो आप साइन आपको नजर आ रही है, ये जो साइन है इसे हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। अब एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी नंबर के साथ फैक्टोरियल होगा, इसका मतलब है कि उस नंबर को हमने रिवर्स मल्टीप्लाई करना है, बैकवर्ड मल्टीप्लाई करना है। कहां तक करना है, 1 तक मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखें 6 के साथ कौन है, फैक्टोरियल है, तो 6 को देखें मैंने रिवर्स मल्टीप्लाई किया है। 6 के बाद कौन आता है, 5 के बाद कौन आता है, 4 के बाद 3, फिर 2, और कहां तक मल्टीप्लाई करना है, 1 तक मल्टीप्लाई करना है। अगर 5 के साथ फैक्टोरियल होगा तो 5 को भी रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। 7 के साथ फैक्टोरियल होगा, 7 को रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के साथ फैक्टोरियल, 4 को भी रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 के साथ अगर फैक्टोरियल होगा, 3 को रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर 2 के साथ फैक्टोरियल होगा तो 2 को भी रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 1 फैक्टोरियल, याद रखिएगा 1 फैक्टोरियल ये बराबर होता है 1 के, और 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के। ठीक है, ओके जी, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन पर। अब देखें, सबसे पहले यहां पर आपके पास कौन है, 5 फैक्टोरियल। यहां पर कौन है, 5 फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं कि इस 5 फैक्टोरियल को हम सेम लिख देते हैं। ये 5 फैक्टोरियल का 5 फैक्टोरियल सेम, बीच में कौन है, प्लस, ये आपका आ गया प्लस। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो 5 फैक्टोरियल है इसको हम ऐसे रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पे 6 फैक्टोरियल है, तो 6 के लिए भी देखें क्या है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसका मतलब इसकी देखें 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल की ये जो वैल्यूज हैं, देखिए दोनों यहां पर सेम है। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, 5 फैक्टोरियल आपका सेम लिखा, प्लस ये आपका सेम। ठीक है, अगर मैं 6 के साथ फैक्टोरियल है, 6 को रिवर्स मल्टीप्लाई करूंगा, 6 तो पहले 6 है, ये आ गया 6। उसके बाद कौन है बीच में, मल्टीप्लाई, ये आ गया मल्टीप्लाई। अब देखिए पीछे कौन है, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल, ये आ गया आपका सेम। ठीक है, उसके बाद यहां पर कौन है, प्लस, ये आपका आ गया प्लस। उसके बाद देखिए यहां पर कौन है, आपके पास 7 फैक्टोरियल है। कौन है, 7 फैक्टोरियल है। अगर आप 7 को देखें तो 7 की भी देखें यहां तक जो वैल्यू है वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, 7 इंटू 6, तो 7 फैक्टोरियल के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले 7 इंटू 6, ये आ गया 7 इंटू 6। उसके बाद उसके बाद कौन है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई आपका सेम। उसके बाद देखिए वही चीज है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल, क्योंकि अगर 5 फैक्टोरियल होगा तो उसको रिवर्स कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तक। तो देखिए वही सेम चीज, यहां भी वैल्यू सेम और यहां भी आपकी वैल्यू क्या है, सेम। ठीक है, ओके जी, ये अपॉन, ये आपका आ गया अपॉन, सही है। उसके बाद नीचे कौन है, 5 फैक्टोरियल, ये आपका 5 फैक्टोरियल का 5 फैक्टोरियल सेम। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई, ये आपका मल्टीप्लाई सेम। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 7 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, तो 7 7 जा 49, ये आपका आ गया 49। ठीक है, ओके जी, इक्वल टू, अब यहां पे देखें 5 फैक्टोरियल है। अब यहां पर देखें एक आपके पास यहां पे 5 फैक्टोरियल है, और दूसरी टर्म आपकी यहां पर है, यहां भी आपके पास 5 फैक्टोरियल है, और तीसरी टर्म आपके पास यहां पर है, और यहां भी कौन है, 5 फैक्टोरियल। तो यहां भी 5 फैक्टोरियल,
यहां भी 5 फैक्टोरियल और यहां भी 5 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 5 फैक्टोरियल को हम ले रहे हैं कॉमन। तो मैंने 5 फैक्टोरियल को निकाल लिया कॉमन। जब कॉमन निकालते हैं तो यहां से 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहां पे कुछ भी नहीं बचा, माने क्या बचा, 1 बचा। सही है, यहां पे प्लस, ये आपका आ गया प्लस, और यहां पे कौन है 6, ये आपका आ गया 6। मगर यहां से मैंने क्या निकाल दिया है, 5 फैक्टोरियल बाहर निकाल दिया है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद कौन है बीच में प्लस, ये आपका आ गया प्लस, यहां पे 7, ये आपका 7। सही है, ओके जी। मल्टीप्लाई, ये आपका मल्टीप्लाई, ये आपका 6, ये आपका 6, और उसके बाद कौन है 5 फैक्टोरियल, और ये भी 5 फैक्टोरियल हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया है। तो यहां पे ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखते हैं कि हमने ये जो हमने ये कॉमन लिया है, क्या वो सही लिया है गलत लिया है, दोबारा करके देखते हैं। 5 फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई, तो ये चीज सेम आ जाएगी। ये चीज देखें, ये 5 फैक्टोरियल 5 को 1 से करेंगे तो यहाँ 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 5 फैक्टोरियल को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। और वही 5 फैक्टोरियल अगर हम इस लास्ट वाले बंदे के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखिए 7 इंटू 6 ये तो ऑलरेडी है, और 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सेम आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। अब नीचे देखें, नीचे 5 फैक्टोरियल, ये आपका 5 फैक्टोरियल सेम, और मल्टीप्लाई, ये आपका मल्टीप्लाई सेम, ये आपका 49, ये आपका 49 सेम। ठीक है, ओके जी। उसके बाद ये आपका 5 फैक्टोरियल है, यहां पर आपके पास कौन है 5 फैक्टोरियल, और यहां भी आपके पास क्या है 5 फैक्टोरियल, तो ये सेम है, दोनों क्या हो गए कैंसिल। बाकी क्या बचा आपके पास 1 प्लस 6 प्लस, ओके जी, 1 सेम प्लस सेम 6 सेम प्लस, ये आपका प्लस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 42, ये आपका 42। सही है, ओके जी। अपॉन, ये अपॉन, यहां पे कौन है 49, ये आपका 49 आपका सेम। ठीक है, ओके जी। ये होल फैक्टोरियल, ये आखिर में फैक्टोरियल है, इधर भी आखिर में फैक्टोरियल है, इधर भी आखिर में कौन है फैक्टोरियल है। सही है, ओके जी। अब 1 को 6 के साथ प्लस 7 प्लस 42 क्या आ जाएगा 49, और नीचे भी क्या है 49, और ये होल फैक्टोरियल का होल फैक्टोरियल सेम। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी 49 है और यहां भी 49, तो 49 41 49 1 जा 49 49 1 जा 49, ऊपर भी 1 बचा नीचे भी 1 बचा, ऊपर भी 1 बचा और नीचे भी 1 बचा, और नीचे 1 हम रखते नहीं है, इसका मतलब 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल किसके बराबर है 1 के। तो आपका आंसर जो है यहां पर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 1। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ √25 इनवर्स डिवाइड बाय √100 इनवर्स। ठीक है, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखें कि यहां पर आपके पास कौन है √25 इनवर्स। ठीक है, उसके बाद यहां पर कौन है डिवाइड, ये आपके पास आ गया डिवाइड, और उसके बाद कौन है √100, ये आपके पास आ गया 100, और इसके ऊपर कौन है इनवर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहां पर पावर नेगेटिव है तो इसकी पावर पॉजिटिव हम करेंगे। तो पॉजिटिव कैसे होगी, तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर नेगेटिव होगी तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी जगह को चेंज करेंगे। अगर नीचे होगा तो ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर होगा तो नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में। तो यहां पर इसके ऊपर पावर नेगेटिव है तो इसकी पॉजिटिव करने के लिए इसको कहां लेके आएंगे, हम इसको नीचे लेके आ जाएंगे, और नीचे वाले को कहां लेके आएंगे, ऊपर लेके आ जाएंगे। तो दोनों की पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, दोनों का मसला हल हो जाएगा। तो √100 इनवर्स है, इसको ऊपर लेके आए, जब इसको ऊपर लेके आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पावर जो है वो क्या बन जाएगी पॉजिटिव। -1 है, ऊपर क्या हो जाएगा प्लस का, 1 रखने की जरूरत नहीं है, अपॉन, ये आ गया अपॉन। ठीक है, अब देखें ऊपर कौन है 25 इनवर्स है, माइनस में है ना, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 25 और √। ठीक है,
1 रखने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, सिर्फ इनकी जगह को चेंज कर दिया है। ठीक है, ओके जी। तो अब यहां पर क्या करना है, 100 का अंडर रूट निकालना है। तो अंडर रूट कैसे निकालेंगे, दुनिया में वो कौन सा नंबर है जिसको अगर हम अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा, तो हम कहेंगे वो 10 है। अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100। तो इसका मतलब 100 का जो अंडर रूट है वो कौन है, 10। ठीक है, ओके जी। और नीचे कौन है, 25। तो वो कौन सा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 25 आए, तो वो होगा 5। तो 5 5 जा 25, तो ये आ गया 5। अब देखिए वो ऐसा कोई पहाड़ा है जिसके टेबल में 5 भी आता हो और 10 भी आता हो, हम कहेंगे हाँ है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहां पर आपके पास ऊपर क्या बचा, आपके पास 2 बचा है और नीचे क्या बचा है, 1। तो नीचे 1 रखेंगे नहीं, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया 2। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो नेक्स्ट सवाल क्या है, अगर 7x + 3 बराबर है 24 के, तो आप ये बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। 5 - 4x, तो इसकी वैल्यू हम तब मालूम कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि ये जो x होगा वो किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू हम इसमें से मालूम करेंगे, जो भी जवाब आएगा वो हम उसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास यहां पर कौन है, 7x + 3 = 24। अब देखिए हमें x चाहिए, जिस चीज की वैल्यू मालूम करते हैं उसको अकेला करते हैं। तो यहां पर 3 जो है ये प्लस का है, अगर इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 7x = 24, ये 3 प्लस का इस तरफ आया तो माइनस का। तो 7x = 24 में से अगर 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 21। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो x ये इज इक्वल टू सेम, यहां पे क्या बचा 3, ये आपका 3। तो x की आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3 आ गई है। तो अब इसकी वैल्यू मालूम करना बहुत आसान है, कैसे करेंगे, क्या है आपके पास 5 - 4x, ये 5 आपका सेम, ये माइनस आपका सेम, 4 आपका सेम, इन दोनों के बीच में कोई निशानी नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो x किसके बराबर है, 3 के, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 3, 5 - 7, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। और अब यहां पर देखिए ये 5 जो है ये आपका प्लस का है, इसके आगे कोई निशानी नहीं है, माने प्लस का है। और आपके पास जो 12 है वो क्या है, माइनस का। तो यहाँ पे डिफरेंट निशानियां हैं, माने माइनस करेंगे। 5 में से 12 माइनस करें, नहीं कर सकते। तो माइनस के 12 में से 5 निकाल दें तो कितने बचेंगे, माइनस के 7 बचेंगे। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है। तो -7 जो है आपका, ये इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 4 क्या है, द डोमेन ऑफ f ऑफ x = 1/x + 2। ठीक है, हमें क्या बताना है, इसकी डोमेन बतानी है। इसका मतलब यहाँ पे हमें ये बताना है कि वो कौन सा नंबर, डोमेन किसे कहते हैं, वो कौन सी x की वैल्यू, वो कौन सी x की वैल्यू जिस पर इस पूरे का जवाब लामहदूद नहीं आएगा। ठीक है, ओके जी। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि वो कौन सी x की वैल्यू है जिस पर ये लामहदूद होता है। तो जिस पर ये लामहदूद हो जाएगा वो इसकी डोमेन नहीं होगी, बाकी सब उसकी क्या होगी, डोमेन होगी। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है कि जो भी आपके पास यहाँ पर चीज़ है आप इसको उठा लें। यहाँ पर कौन है, x + 2 = 0 करेंगे। क्यों =0 करेंगे, क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है हमने क्या किया, =0 किया। अब ये 2 आपका जो है वो प्लस का है, अगर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 2 आपका
x इज इक्वल टू ये 2 आपका इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू -2 एक ऐसी वैल्यू है जो इसकी डोमेन नहीं है, क्योंकि अगर आप इस -2 को x की जगह पुट करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा ना, इसका जो जवाब आएगा वो लामहदूद आएगा। आप चेक कर लें भले, f x की जगह वैल्यू कौन सी, -2 रखें इज इक्वल टू 1 अपॉन x की जगह -2 +2, ये आपका +2 सेम। अब देखें 1 ऊपर, ये -2 और ये +2, तो -2 +2 कैंसिल, तो 2 में से 2 गए 0। तो किसी भी नंबर के अगर नीचे 0 है तो ये किसके बराबर है, ये लामहदूद के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -2 एक ऐसी वैल्यू है जिस पर ये पूरा फंक्शन जो है ये क्या हो रहा है, लामहदूद हो रहा है। तो वो वैल्यू जिस पर ये फंक्शन या कोई भी फंक्शन लामहदूद उसका आंसर आ जाए, लामहदूद आंसर आ जाए, तो वो उसकी डोमेन नहीं है। बाकी अगर x की जगह पे आप कोई भी पुट करके देख लें, 1 2 3 4 जो भी आप पुट करना चाहें, जैसे देखें अब अगर मैं वैल्यू चेंज पुट करता हूँ x की जगह पे 1, सवाल क्या है 1 अपॉन x + 2, आप x की जगह पे कुछ भी पुट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो x की जगह अगर मैं 1 रखूँगा तो x की जगह पे 1, तो क्या आया 1 अपॉन 2 + 1 3। तो देखें जवाब क्या आया है, महदूद आया है। ठीक है, तो आप x की जगह पे बाकी कोई भी नंबर रखें, इसका जवाब जो है ना वो महदूद आएगा, सिवाय -2 के। तो हम कहेंगे -2 जो है ये एक ऐसा नंबर है जिस पर ये फंक्शन लामहदूद हो रहा है, किसी भी नंबर के नीचे 0 माने लामहदूद। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखें कि हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि सर्किल पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर सर्किल पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें टू रेडियस, तो अगर वो रेडियस से थ्रो द पॉइंट एट कांटेक्ट, अगर वो रेडियस से मिल जाए, अगर हम सर्किल पर टेंजेंट ड्रा करें और वो अगर रेडियस से कांटेक्ट करे, मिले, तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले हम सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका सर्किल है। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझते हैं कि टेंजेंट है क्या। ऐसी लाइन जो सर्किल पर एक पॉइंट पे टच करे, ऐसी लाइन जो सर्किल पर कहां पर टच करे, एक पॉइंट पे टच करे। अब मिसाल के तौर पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लेट्स सपोज। अब देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो अब ये देखिए सर्किल पर कहां पे टच कर रही है, एक पॉइंट पे टच कर रही है ना। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक और सर्किल बनाता हूं, ठीक है, अब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए ये सर्किल को कितने पॉइंट से जो है वो काट रहा है, 2 पॉइंट से काट रहा है। ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंटों पे काटे उसे कहते हैं सीकेंड लाइन। ठीक है, और अगर एक पॉइंट पे टच करे, एक पॉइंट पे टच करे, तो इसे कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो उसने क्या कहा कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करें। तो मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच कर रही है टू द रेडियस, और उसको रेडियस से टच करें। अब रेडियस क्या होता है, ये सर्किल का क्या है, सेंटर है। ये सर्किल का क्या है आपके पास, सेंटर है। ठीक है, अब रेडियस क्या होता है, ऐसा डिस्टेंस जो सर्किल के सेंटर से लेकर, ऐसा डिस्टेंस जो सर्किल के सेंटर से लेकर किसी पॉइंट तक होता है। तो सेंटर से लेकर कहाँ तक है, इस पॉइंट तक है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है कोई, इस पॉइंट का मैं नाम रख देता हूँ ए। ठीक है, तो ये सेंटर से लेकर पॉइंट तक ये क्या है आपका, ये क्या है, रेडियस। तो देखें ये जो रेडियस है ये इस टेंजेंट लाइन से क्या किया, इसने मिल गया, कांटेक्ट कर गया। तो क्वेश्चन में भी क्या कहा था, टेंजेंट आप ड्रॉ करें। हमने लाइन ड्रॉ की जो सर्किल पर एक पॉइंट पर टच कर रही है, और कहाँ पर बनाए, सर्किल पर, और वो रेडियस से क्या करे, कांटेक्ट करे। तो रेडियस से कांटेक्ट। अब देखें, अब ये वाली जो एंगल है, अब देखें आप, ये जो चीज़ है, ठीक है, अब ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई। अब देखिए इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। तो याद रख लें
ये चीज़ याद रख लें कि आपकी जो टेंजेंट लाइन होगी वो अगर सर्किल में रेडियस से जब कांटेक्ट करेगी तो एंगल क्या बनेगी 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर फर्ज करें अगर मैं इधर से लाइन बनाता हूँ, चले मैंने इधर से लाइन बनाई, लाइन ड्रॉ की, अब देखें ये भी एक पॉइंट पे टच कर रही है, सही है। अब आप रेडियस करें, रेडियस से इसको मिलाएं, ये रेडियस क्या है, डिस्टेंस जो सेंटर से लेकर किसी पॉइंट तक। अब ये देखें ये हो गया। अब तब भी देखें इधर और इधर एंगल क्या बन रही है, 90 डिग्री। अगर आप फर्ज करें इधर लाइन ड्रॉ करें, मैंने इधर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये देखें एक पॉइंट पे टच कर रही है, मैंने टेंजेंट बना दिया मैंने, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि रेडियस से टच करना है, तो ये रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस। तब भी देखें एंगल क्या है, 90, ठीक है। अब अगर आप लाइन यहाँ ड्रॉ करें, यहाँ पे ड्रॉ कर ली हमने लाइन, तब भी आप देखें इधर से इसको मिलाएं, रेडियस से मिलाएं, तब देखें एंगल क्या बन रही है, 90। हर जगह से जो है वो 90 डिग्री एंगल बनेगी, माने हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब 6 सवाल क्या है, अ मैन अर्न्स 5000, एक बंदा जो है वो 5000 रुपये कमाता है। वो 5000 रुपये कब कमाता है, जब वो कितने घंटे काम करता है, 40 घंटे काम करता है। एक बंदा 5000 कमाता है, कितने घंटे काम करता है, 40 घंटे काम करता है। कितने दिनों में, एक हफ्ते में। एक बंदा एक हफ्ता काम करता है, 40 घंटे काम करता है और 5000 कमाता है। कुछ ही वक्त के बाद वो डबल कमाता है। कुछ ही वक्त के बाद वो क्या करता है, डबल कमाता है। और डबल कितने कमाता है, 6000 रुपये कमाता है। अब पहले 5000 कमाता था, अब कितने पैसे कमा रहा है, 6000 कमा रहा है। इसका मतलब कि 1000 रुपये का फ़र्क आया है, 1000 रुपये का। अब लाज़मी बात है डबल काम कर रहा है, तभी जो है ना 6000 रुपये बने ना, 1000 का एक और फ़र्क आ गया। तो हमें ये बताना है कि हमें ये तो पता है कि 5000 कमा रहा है, 40 घंटे काम कर रहा है, और एक्स्ट्रा टाइम कितना दे रहा है, तो 6000 कमा रहा है, माने 1000 रुपये और कमा रहा है। तो कितने घंटे और काम कर रहा है, तो बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने लिखा अर्न्स, एक बंदा 5000 कमा रहा है, कितने वक्त में कमा रहा है, 40 घंटे में कमा रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई 1 घंटे में कितना कमा रहा है। जब हमें ये पता होगा कि 1 घंटे में कितना कमा रहा है, तो हम इजीली आगे मालूम कर सकते हैं। तो 5000 को 40 से डिवाइड करेंगे। जब हम 5000 को 40 से डिवाइड करेंगे, 5000 कमा रहा है 40 घंटों में, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 का टेबल 125 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपके पास जो है वो 500 जवाब आ जाएगा। इसका मतलब कि वो 1 घंटे में 5000 रुपये कमा रहा है 40 घंटे में, और 1 घंटे में कितने कमा रहा है, 125 रुपये कमा रहा है। मगर उसने फिर क्या कहा है कि भाई वो फिर काम कितना करता है, डबल काम करता है, माने एक्स्ट्रा और डबल काम कर रहा है। तो डबल 125 को आप 2 से ज़रब कर दें, डबल का मतलब होता है 2, तो 125 को जब 2 से ज़रब करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 250 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 125 कमा रहा था और 125 रुपये फ़ी घंटा, 1 घंटे में 125 रुपये कमा रहा था। मगर वो जो दुगना काम करता है, डबल काम करता है, तो फिर कितने कमा रहा है, 250 रुपये कमा रहा है। और वैसे हमें पता है कि पहले कितने कमा रहा था, 5000, और कुछ ही वक्त के बाद कितने कमा रहा है, 6000। तो इसका मतलब 1000 का फ़र्क आया। 6000 में से 5000 माइनस करें तो 1000 का फ़र्क आया, ठीक है। ओके जी, अब हमें क्या करना है, मालूम करना है टाइम। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 1000 जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा कमा रहा है उसको हम जो है 250 के साथ डिवाइड करेंगे। जब 1000 को आप 250 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 कैंसिल, 25 1 जा 25, 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आ जाएगा, जो है 4 आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। ओके जी, तो इसका मतलब पहले कितने घंटे काम कर रहा था, 40 घंटे काम कर रहा था, तो 5000 कमा रहा था, 5000 कमा रहा था, और 4 आवर्स इसका मतलब मज़ीद काम कर रहा है तो 6000 कमा रहा है, ठीक है। तो 40 घंटे ये, 4 घंटे ये, दोनों को प्लस कर दें, 40 + 4, तो टोटल कितने आवर्स हो गए, 44 आवर्स हो गए। तो इसका मतलब
44 घंटे काम कर रहा है तो ये कितने कमा रहा है? 6000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रॉब्लम ज़रूर समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है? देयर आर 40 मिनट्स टू सॉल्व अ टेस्ट। 40 मिनट दिए गए हैं एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, और जिस टेस्ट के अंदर जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं? 40 क्वेश्चंस हैं। आ स्टूडेंट एक बहुत ही प्यारा सा शागिर्द है और वो उस टेस्ट को जो है वो सॉल्व कर रहा है। वो 20 सवाल सॉल्व कर लेता है और 20 सवाल सॉल्व करने में उसको टोटल टाइम कितने लगते हैं? टाइम कितना लगता है? 20 मिनट लगते हैं। 20 सवाल सॉल्व किए हैं, टाइम भी 20 मिनट लगे हैं। इसका मतलब एक सवाल को सॉल्व करने में उसे 1 मिनट लग रहा है। ठीक है, ही कंटिन्यू विद द सेम स्पीड, और वो उसी रफ्तार से जो है ना सॉल्व करता जा रहा है। 1 मिनट एक सवाल, 1 मिनट एक सवाल। एंड लीव्स द हॉल, और वो हॉल से उठ के चला जाता है। क्यों जाता है? अब वो या तो उसे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहे, या उसे पेट में दर्द हो गया, या कोई उसके साथ मसला हो गया। 10 मिनट पहले जो है वो चला जाता है। 10 मिनट पहले चला जाता है। अब टोटल देखें टाइम कितना है? टोटल टाइम कितना है? 40 मिनट है। 10 मिनट पहले चला जाता है। 10 मिनट जब पहले चला जाएगा तो इसका मतलब है वो एग्ज़ाम हॉल में जो बैठा है वो कितने मिनट बैठा है? वो 30 मिनट बैठा है। एग्ज़ाम हॉल के अंदर वो जो बच्चा बैठा है वो कितना टाइम बैठा है? 30 मिनट बैठा है। और वैसे एक सवाल सॉल्व करने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा था? 1 मिनट लग रहा था। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसे 1 मिनट लग रहा था, और टोटल टाइम कितना बैठा है? 30 मिनट। तो उसने कितने सवाल सॉल्व किए होंगे? जब एक सवाल सॉल्व करने के लिए 1 मिनट लग रहा है तो टोटल टाइम 30 मिनट बैठा है, तो कितने सवाल सॉल्व किए होंगे? 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस उसने सॉल्व किए होंगे। और यही हमसे सवाल में पूछ रहा है कि उसने कितने सवाल सॉल्व किए होंगे। तो भाई उसने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है? इफ़ द सम ऑफ ए बी एंड सी, सम का मतलब है प्लस करना। कह रहे हैं अगर हम सम करें, प्लस करें ए बी सी को, तो पहले सम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इनको सम करें। इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, दुगना। ठीक है, 2 गुना। द सम ऑफ, फिर सम किसका करें? ए माइनस बी का एंड ए माइनस सी का। चलें जी, इन दोनों का भी क्या कर देते हैं? सम करते हैं। ए माइनस बी और ए माइनस सी, इसको भी क्या करना है? हमने सम करना है। ठीक है, पहले ए बी सी को सम करें, वो हमने लिख दिया। फिर ए माइनस बी एंड ए माइनस बी को क्या करना है? सम, वो भी हमने सम कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ए बी एंड सी, ए बी सी का जो सम है वो बराबर है ए बी सी, इन तीनों का जो सम है, इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ माने डबल ऑफ, ट्वाइस माने डबल, डबल ऑफ किसके? डबल के, इन दोनों के प्लस करने के डबल के। ठीक है, तो इन दोनों को हमने प्लस किया, इसका जो जवाब है वो क्या है? डबल है, तो डबल लिख दिया हमने। ओके जी, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, एंड द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है माइनस करना। और अगर हम डिफरेंस करें, अगर हम माइनस करें, किसको माइनस करें? ए प्लस बी एंड ए माइनस सी, तो यहाँ पे नीचे कर देते हैं ए प्लस बी ए माइनस सी, इनको क्या करना है? डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस। ए प्लस बी ए माइनस सी, इनको हमने आपस में क्या करना है? डिफरेंस माने माइनस। इन दोनों को हमने क्या करना है? माइनस। तो इन दोनों का जो माइनस है, जो डिफरेंस है, इज 3, वो बराबर किसके है? 3 के बराबर है। ठीक है, पहले क्या कहा? इन तीनों को सम करें, इन तीनों का जो सम किया वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? इन दोनों के सम, इन दोनों का सम, मगर सम क्या होगा? डबल होगा, तो आगे 2 लगा दिया। तो पहले हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, इसमें से हम वैल्यू निकाल के इसमें हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें
तो a प्लस बी, ये a प्लस बी आपका सेम, ये माइनस है, माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, माइनस को a से, माइनस a, माइनस को अंदर, अब देखें a से किया तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, और ये c का c सेम इज इक्वल टू 3। ठीक है, ओके जी। अब आप देखें ये प्लस का a और ये माइनस का a कैंसिल, बाकी क्या बचा, b प्लस c इज इक्वल टू 3। b प्लस c की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमें ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, मगर पहले इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। यहाँ पर क्या है, a, ये a सेम प्लस ये प्लस सेम, b प्लस c आपका सेम इज इक्वल टू ये 2 आपका सेम। अब इस अंदर वाले को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर a है, ये a और यहाँ पर भी a, ये दोनों बरादरी सेम है तो दोनों को प्लस करें, a प्लस a, तो a प्लस a, एप्पल प्लस एप्पल, 2 एप्पल, 2 एप्पल हो गए, a प्लस a 2a हो गया। उसके बाद क्या है, माइनस b माइनस c, ये माइनस b, ये आ गया माइनस b, फिर कौन है माइनस c, ये आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू ये 2 आपका सेम, अंदर कौन है 2a, ये आपका 2a सेम। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस को हमने निकाल दिया बाहर, यहाँ से माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस को हमने बाहर निकाला तो ये खाली b बचा, बीच में कोई निशानी नहीं बची, ये माइनस बाहर आ गया, ये b का b सेम, यहाँ पे बीच में कोई निशानी नहीं बची, माने प्लस बचा, और ये c, ये आपका c सेम। ठीक है, अब a सेम प्लस ये प्लस, अब देखें यहाँ पर कौन है b प्लस सी, तो b प्लस सी किसके बराबर है, 3 के, तो ये 3 हमने रख दिया इसकी जगह पे। ठीक है, ओके जी, इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये 2 और अंदर कौन है 2a, ये आपका आ गया 2a, ये माइनस, ये आपका माइनस b प्लस सी किसके बराबर है 3 के, ये आ गया 3, a प्लस 3, ये 3 सेम इज इक्वल टू जो भी चीज ब्रैकेट के बाहर होती है वो ब्रैकेट से क्या होती है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट लफ्ज का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करें 2 को से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 2 को 2 से 4, a का a सेम। अब ये माइनस सेम, 2 को 3 से 2 3 जा 6, 2 3 जा क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब हमें कौन चाहिए, हमें a की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इस 6 को इधर लेके आ जाएं और इस a को इधर लेके आ जाएं। अब ये इक्वल आपका सेम। ठीक है, ये इक्वल आपका सेम। अब देखें ये 4a आपका सेम। अब ये 3 प्लस का है, अगर इसको इधर लेके आएंगे, ये a प्लस का है, क्योंकि a के आगे कोई निशानी नहीं है, माने कौन है प्लस, a प्लस का है, अगर इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का a, और यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी प्लस का 3 ऑलरेडी है, प्लस का 3 ऑलरेडी है, और ये माइनस का 6 है, अगर परली तरफ हो जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 6 और 3 कितने हो गए 9 इज इक्वल टू 4a में से 1a खत्म, माइनस कर दिया तो कितने बचे 3a, हमें a की वैल्यू चाहिए ना, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 बचा और इधर कौन है a, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास देयर आर 27 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसके अंदर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की जो क्वांटिटी है वो 27 है। इफ़ देयर आर 7 मोर गर्ल्स, ठीक है, मोर आएगा मोर, पहले क्या कह रहा है कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 27 है, तो इसका मतलब है बॉयज़ भी होंगी और गर्ल्स भी होंगे। मगर फिर कह रहा है इफ़ देयर आर 7 मोर गर्ल्स, मगर 7 फिर और भी गर्ल्स हैं बॉयज़ से ज़्यादा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर गर्ल, बताएं टोटल फिर गर्ल्स कितनी होंगी। तो हमने लिखा बॉयज़ क्या हैं, अभी हमें पता नहीं है बॉयज़ कितने हैं, तो हमने लिखा बॉयज़ जो हैं वो x हैं, ठीक है, और गर्ल्स भी क्या है हमारे पास x हैं, पता नहीं है। जब पता नहीं होता तो हम a b c d कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा है बॉयज़ हमें पता नहीं x, और गर्ल्स भी हमें पता नहीं है वो x हैं, ठीक है, ओके जी। इफ़ देयर आर मोर 7 गर्ल्स, 7 और भी ज़्यादा गर्ल्स हैं, 7 प्लस
7 और भी गर्ल्स हैं तो +7, ठीक है। अब हम कर देखते हैं टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स इन अ क्लास। टोटल क्लास के अंदर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं बॉयज प्लस गर्ल्स वो कितने हैं 27। तो पहले लिखते हैं इसको टोटल बॉयज, तो बॉयज कितने हैं x, ये प्लस गर्ल्स कितनी है x + 7 = 27, ठीक है। ओके जी, बॉयज़ की जगह x पुट कर दिया और गर्ल्स की जगह x + 7, ठीक है, = 27। अब x + x कितने हो जाएंगे 2x और +7 का 7 सेम = 27। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 7 प्लस का अगर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2x = 27 माइनस ये 7 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, तो क्या आएगा 2x = 27 में से अगर हम 7 निकाल दें तो कितने बचेंगे 20, 2 1 = 2, 2 10 = 20, 2 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आई वो क्या आई 10। और मुझे बताएं x हमने क्या चूज़ किया था, x कौन है, x हमारे क्या है बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ कितने हो गए 10 हो गए, बॉयज़ हमारे पास कितने हैं 10 हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास गर्ल्स कितनी है। टोटल स्टूडेंट 27 थे, 27 में से जो 10 हैं वो कौन है आपके बॉयज़ हैं, ठीक है। ओके जी, गर्ल्स तो = x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10, ये आपके पास आ गया 10 प्लस ये प्लस और ये 7। तो अगर हम 10 में 7 प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 17 आ जाएगा। क्या आएगा आंसर 17। तो आपकी जो 17 जो हैं वो आपकी कौन है, वो आपकी गर्ल्स हैं। और वैसे देखें टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने थे 27 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जिसमें से 17 जो हैं वो गर्ल्स हैं और 10 जो हैं वो कौन है आपके बॉयज़ हैं, ठीक है। ओके जी, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो टोटल गर्ल्स होंगी वो आपकी गर्ल्स कितनी होंगी 17 गर्ल्स हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो नेक्स्ट सवाल क्या है, मदीहा इज़ n years ओल्ड समी। मदीहा जो है उसकी जो उम्र है वो क्या है n years है, ओल्ड समी, और वो समी से क्या है बड़ी है। समी इज़ 6 years यंगर, ठीक है, समी जो है उससे 6 साल छोटा है देन मदीहा से, एंड 2 years ओल्डर देन जावेद, और जावेद जो है वो मदीहा से 2 साल छोटा है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी जो है वो मदीहा है, सबसे बड़ी जो है वो मदीहा है, और समी इससे जो है वो 6 साल छोटा है, और जावेद जो है वो समी से 2 साल छोटा है। तो हालांकि सिंपल सी बात, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मदीहा की एज क्या है n years है, और जो समी की एज है, समी जो है वो 6 साल छोटा, तो मदीहा की एज क्या थी n, समी की क्या होगी n-6। अब n एज है छोटा माइनस मीन्स छोटा है, कितने साल छोटा है 6 साल छोटा है। और जो जावेद है वो समी से और 2 साल छोटा है। तो समी तो ऑलरेडी मदीहा से 6 साल छोटा था, तो जावेद 2 साल और छोटा है, तो कितने साल हो गए 8 साल। इसका मतलब मदीहा से कितना छोटा है 8 साल छोटा है, ठीक है। n एज छोटा है, कितने साल छोटा है 8 साल छोटा है। व्हाट इज द सम, बताएं इन सारों को अगर हम प्लस करें, क्या प्लस करें एजेस, इन सारों की उम्र प्लस करें तो आंसर क्या आएगा। सारों को प्लस करें n + n 2n, 2 और 1 3, तो आ जाएगा 3n। उसके बाद क्या है -6 और -8, तो माइनस का 6 और माइनस का 8 दोनों की निशानियां देखिए सेम है। जब एक जैसी निशानियां होती हैं तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो 8
और 6 कितने हो जाएंगे 14, माइनस के 8 और माइनस के 6 माइनस के 14, तो माइनस के 14। ठीक है, तो हमें आंसर एक्सप्रेशन में चाहिए था, हमें कोई वैल्यू नहीं करनी थी, जस्ट हमें इसको क्या करना था, सम करना था, प्लस करना था, सो हमने प्लस जो है वो कर लिया। ठीक है, तो क्या था, मधिया की एज n थी, समी उससे जो है वो 6 साल छोटा था और जावेद समी से 2 साल जो है और छोटा है, तो इसका मतलब जावेद जो है वो 8 साल मधिया से छोटा है। इन तीनों को हमने प्लस किया, n 3n, माइनस के 6 माइनस के 8 माइनस के 14, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 15 weavers कैन weave सम लेंथ ऑफ क्लोथ। 15 जो हैं वो पर्सन्स हैं, 15 लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, कपड़ों की लंबाई बना रहे हैं, और उनको बनाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा 24 मिनट। तो 1 घंटा माने 60 मिनट प्लस आवर माने घंटा 60 मिनट 24 मिनट और, तो कितने हो जाएंगे 84। ठीक है, तो 15 लोग हैं और वो कुछ क्लोथ्स बना रहे हैं, और कितने टाइम में बना रहे हैं, 84 मिनट्स में बना रहे हैं। हाउ मैनी मोर व्यूअर्स, और कितने लोग चाहिए, रिक्वायर टू डू द सेम जॉब, और यही कपड़े बनाने के लिए और हमें कितने लोग चाहिए, और उनको अगर हम टाइम कितना दें, 60 मिनट दें। ठीक है, ओके जी। तो अब सिंपल ये भी जो प्रॉब्लम है ये रेशियो का प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम लिखेंगे पर्सन्स और इस तरफ लिखेंगे टाइम। ठीक है, दो चीज़ों का जिक्र है ना, एक वीवर्स है और दूसरा टाइम है, दो ही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले पर्सन लिखा, इस तरफ टाइम लिखा। तो यहाँ पे लोग हमारे पास कितने हैं, 15, या वीवर्स लिखे आपकी मर्जी, 15 लोग हैं तो मैंने लिखे 15, और 15 लोगों को टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 घंटा 24 मिनट माने 84 मिनट, तो 84। ठीक है, ओके जी। और फिर दूसरा टाइम कितना गिवन है, 60 मिनट्स और गिवन है, 60 मिनट ये भी लिख दिया। ठीक है, और इसके लिए कितने, सम रिक्वायर्ड्स मोर विल बी रिक्वायर्ड, और कितने लोग चाहिए, तो वो तो हमें नहीं मिले हुए, वही तो हमें मालूम करना है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, x। तो याद रखिएगा प्रोपोर्शन में आपको पता होगा पर्सन्स एंड टाइम, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, पर्सन्स एंड टाइम इन दोनों का जो आपस में ताल्लुक होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब बंदे ज़्यादा होंगे तो टाइम हमें क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, और अगर बंदे कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब आपको वैसे भी पता है एक हमें काम करना है, ठीक है, और अगर आपको एक काम करना है और बंदे आपके पास 5 हैं, ठीक है, और टाइम आपके पास है 1 घंटा, तो अगर बंदे कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, और बंदे ज़्यादा होंगे तो टाइम हमेशा कम लगेगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनको कैसे लिखेंगे, रेशियो में कैसे लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, 15 रेशियो x, ये 15 रेशियो x ये लिख दिया हमने, 84 रेशियो 60 ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इनमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले को आखिरी के साथ, 15 मल्टीप्लाई बाय 84, 15 मल्टीप्लाई बाय 84, और दूसरे को पहले के साथ, x को 60 के साथ, तो x मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो x को मल्टीप्लाई, अब देखें हमें कौन चाहिए, हमें x चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, सिर्फ क्या करेगा, डिवाइड, हमें x को अकेला करना है, तो x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 84 अपॉन 60। अब देखिए यहाँ पर टेबल लगाएं, वो कौन सा टेबल है जो इनके ऊपर डायरेक्ट लग रहा है, तो हम कहेंगे 12 को, अगर हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60, और 12 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 12 को अगर हम 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 60 आएगा, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें नीचे 5 बचा है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, ओके जी। अब देखें यहाँ पर x, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब यहाँ पे देखें x, ये आपका x सेम, यहाँ पे कौन बचा है 3, ये आपका 3 सेम,
मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे कौन बचा है 7, ये आपका 7 सेम, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 21 आ गई, ठीक है। ओके जी, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 21 आई है, सही है। ओके जी, तो मुझे बताएं कि पहले हमारे पास लोग कितने थे, 15 लोग थे। पहले हमारे पास लोग कितने थे, 15 लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे पहले से, ये बात गौर से सुनिएगा, पहले ऑलरेडी हमारे पास 15 लोग काम कर रहे थे। तो और हमें कितने लोग चाहिए, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मोर वीवर्स विल बी रिक्वायर्ड, और हमें कितने चाहिए, 15 पहले से लोग हैं, मजीद हमें और कितने लोग चाहिए, तो मजीद और कितने चाहिए, और जवाब हमारा क्या है 21, और यहाँ पे टोटल लोग कितने हैं 15, 15 में हम क्या प्लस करेंगे तो 21 आएगा। तो हम कहेंगे 15 में अगर हम 6 प्लस करें, 15 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 21 आ जाएगा। पहले 15 लोग थे वो काम कर रहे थे, वो पहले से काम कर रहे थे, 6 अगर लोग और हो जाएंगे तो हम जो है वो इजीली काम कर लेंगे। तो और मजीद कितने लोग चाहिए 6, तो 6 जो है x इज इक्वल टू 6 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मजीद हमें और कितने लोग चाहिए 6 लोग चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एट अ पर्टिकुलर टाइम शेडो ऑफ द पोल, एक कह रहा है कि हमारे पास एक पोल है और उसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है, उसका जो शेडो बन रहा है वो 40 मीटर का बन रहा है, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द प्लाजा इज़ 200 मीटर 200 मीटर, और एक हमारे पास दूसरा प्लाजा है और वो जो है ऊंचा कितना है 200 मीटर ऊंचा है, तो बताएं उसका जो शेडो होगा वो कितना बनेगा, ठीक है। ओके जी, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास अगेन रेशियो का प्रॉब्लम है, तो एक तरफ हम लिखेंगे एक्चुअल हाइट और दूसरी तरफ लिखेंगे हम शेडो, ठीक है। ओके जी, तो सबसे पहले मुझे बताएं कि हमारे पास शेडो की जो लंबाई है वो कितनी गिवन है 40 मीटर, तो ये आ गया 40, ठीक है। और उसका जो शेडो है वो उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 30 मीटर, ये रख दिया हमने 30 मीटर, ठीक है। और फिर हमारे पास प्लाजा की बात कर रहा है, जो प्लाजा की लंबाई है वो कितनी है 200 मीटर, तो हाइट के नीचे रखेंगे 200 मीटर, ठीक है। ओके जी, हाउ वुड बी द शेडो, फिर इसका शेडो क्या होगा, तो क्या होगा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है x। अब आप देखें यहाँ पे हाइट की बात है और यहाँ पे शेडो की बात है, तो दोनों आपस में कौन सा प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी हाइट बड़ी होगी उतना शेडो बड़ा होगा, ठीक है, उतना उसका साया ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके जी, तो कैसे लिखेंगे इसको, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो 40 200 40 रेशो 200, 30 रेशो x 30 रेशो x, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, 40 को x के साथ और 200 को 30 के साथ, 200 को 30 के साथ। हमें कौन चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू को निकालने के लिए हम इसे क्या करेंगे, अकेला 40 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे क्या करेगा डिवाइड, ठीक है। ओके जी, अब ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे कौन है x, ये आपका x सेम, यहाँ पर कौन बचा 5, ये आपका 5, ये मल्टीप्लाई, ये आपका मल्टीप्लाई, यहाँ पे कौन है 30, तो ये आपका 30, ठीक है। ओके जी, नीचे 1 बचा, 1 लिखेंगे नहीं, तो 5 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, ठीक है। तो आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो प्लाजा की जो ऊंचाई है वो 200 मीटर है, तो उसका जो साया बनेगा वो आपका कितना बन रहा है, आपका 150। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपके 150 मीटर का जो है वो आपका प्लाजा है, उसका जो साया है वो 200 मीटर है, ठीक है, 200 मीटर है। और जो 30 का जो क्या कहते हैं पोल है उसकी जो हाइट होगी वो कितनी है 40, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रेशो, बताएं रेशो क्या होगा ऑफ डायामीटर ऑफ सर्किल, डायामीटर ऑफ सर्किल का किसके साथ, टू द सर्कमफेरेंस, ठीक है।
ओके जी, तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें रेशो चाहिए। ठीक है, हमें रेशो मालूम करना है। किसका रेशो मालूम करना है? डायामीटर का। किसका डायामीटर? सर्किल के डायामीटर का और सरकमफेरेंस का। तो हमें क्या चाहिए? डायामीटर का रेशो चाहिए। किसके साथ? सरकमफेरेंस के साथ। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि डायामीटर किसे कहते हैं? सर्किल के आधे को, सर्किल के हाफ को, सर्किल के सेमी को हम क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। या फिर ये कहेंगे जब रेडियस डबल हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? डायामीटर। ठीक है, और सरकमफेरेंस किसे कहते हैं? सर्किल की गोलाई को हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है, ओके जी। तो डायामीटर का फार्मूला क्या है? D इज इक्वल टू 2R। ठीक है, डायामीटर का ये फार्मूला है। और रेशियो का रेशियो सेम। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है? 2πr। ठीक है, ओके जी। अब देखिए यहाँ पर जो सेम वैल्यूज है वो कौन कौन सी हैं? ये 2 कैंसिल। ठीक है, ये R और ये R ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। माने क्या बचा? यहाँ भी आपके पास 1 बचा। और ये रेशियो, ये आपका रेशियो सेम। यहाँ पे क्या बचा? पाए। तो ये पाए, तो आंसर क्या आ गया? 1:पाए। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो 14 नंबर क्वेश्चन है, वो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगर 7x + 4 बराबर है -19 + 5x के, तो बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। 7x + 4 = -19 + 5x। ठीक है, ओके जी। और ये इसकी वैल्यू हमें चाहिए 2x - 14, इसकी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है आपके पास ये 7x है और यहाँ पे क्या है? 5x है। तो 5x छोटा है, छोटा हमेशा बड़े की तरफ आएगा। तो 7x आपका सेम, ये 5x यहाँ पे प्लस का है, तो ये इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके जी, इक्वल टू, अब देखें माइनस का 19 और ये 4 प्लस का है। इसको इधर लेके आ जाएं। माइनस का 19 ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये 4 प्लस का है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 7x में से अगर हम 5x निकाल दें तो कितने बचेंगे? 2x इज इक्वल टू माइनस के 19 और माइनस के 4 कितने हो गए? माइनस के 23। ठीक है, हमें क्या चाहिए थी? x की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू निकलेगी तो हम यहाँ पे पुट करेंगे ना। तो अब हमें कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा? डिवाइड। तो इसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक आप रुक जाएं, टाइम भी तो बचाना है ना हमने। तो 2x किसके बराबर आ गया? -23 के। तो यहाँ पे देखें क्या है? 2x - 14, तो 2x, इस 2x की जो वैल्यू है वो क्या आई है? 2x किसके बराबर है? -23, -23 माइनस और ये आपका 14। तो माइनस के 23 और माइनस के 14 कितने हो गए? माइनस के 37, माइनस के 23 और माइनस के 14, माइनस के 37। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सर्किल्ड पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। कह रहा है कि ये आपके पास एक जुमला मिला हुआ है, इसमें जो सर्किल्ड पार्ट है बताएं कि इस स्टेटमेंट में ये जो सर्किल्ड पार्ट है ये क्या है। तो इसको याद रखिएगा कि अगर हमसे पूछता ये पूरा क्या है, अगर हमसे पूछता ये पूरा जुमला जो है इसे क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे इक्वेशन, क्योंकि ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर बराबर की साइन होगी उसे हम कहेंगे इक्वेशन। ठीक है, ओके जी। अगर हमसे पूछता कि भाई ये 7 कौन है, ये 7, ये जो 7 है ये कौन है, तो फिर हम कहते हैं ये 7 जो है ये कोफिशिएंट है, क्योंकि x के साथ किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है हम उसे कोफिशिएंट कहते हैं। मगर हमसे पूछ रहा है कि ये जो ओनली ये जो सर्किल्ड पार्ट है जिसको हमने सर्किल किया हुआ है ये बताएं क्या है, तो हम कहेंगे ये जो है ना ये आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैथमेटिक्स के हर जुमले को हम क्या कहते हैं?
एक्सप्रेशन कहते हैं। मैथमेटिक्स के हर जुमले को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। तो ये 7x + 9 जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है। अच्छा, अगर हमसे पूछता कि फर्ज करें हम x की वैल्यू निकालते हैं, x = 2, अगर हमसे पूछता ये क्या है, तो हम ये कहते हैं ये सॉल्यूशन है। ये क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मीन्स HCF ऑफ, इन तीनों का हमने क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो सबसे पहले HCF निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से करें। ठीक है। ओके जी, तो सबसे पहले 54 का निकालते हैं। 54। ठीक है। ओके जी, अब मुझे बताएं 54 2 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 2 ज़ा 4, मगर यहाँ पे 5 है तो 1 इसको आ गया। ठीक है। ओके जी, तो 2 7 ज़ा 14। अब देखिए यहाँ पे 27 आ गया है, तो 27 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 का टेबल लगाएंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27। अगेन हमारे पास 9 आ गया है, तो 3 का टेबल लगाएंगे अगेन। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? 288। अब इसको भी जो है वो आप 2 का टेबल लगाएंगे क्योंकि इवन है। ओके जी, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। ठीक है। ओके जी, और फिर अगेन 2 का टेबल लगाएं। 2 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें? 2 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 14, और 2 2 ज़ा 4। सही है। ओके जी, अगेन 2 का टेबल लग रहा है क्योंकि 72 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 3 ज़ा 6, मगर यहाँ पे तो 7 है तो 1 बचा। 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 का टेबल लगाएं। 2 1 ज़ा 2, मगर यहाँ पे 3 है तो 1 बचा। 2 8 ज़ा 16। ठीक है। अगेन 2 का टेबल लग रहा है। 2 9 ज़ा 18। ठीक है। अब यहाँ पर 9 आ गया, 9 को 2 का टेबल नहीं लगता तो 3 का लगाएं। 3 3 ज़ा 9। सही है। ओके जी, अगेन 3 का टेबल यहाँ पे लगेगा क्योंकि 3 पर 2 का तो नहीं लगता, तो 3 1 ज़ा 3। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? 360 बचा है आखिरी, 360। ओके जी, तो 2 का टेबल लगाएं। तो 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2, मगर यहाँ पे तो 3 है, 1 इसको आ गया। 2 8 ज़ा 16 और 0 का 0 सेम। ठीक है। ओके जी, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा। 2 9 ज़ा 18 और 0 का 0 सेम, और फिर अगेन 2 का टेबल लगेगा क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 4 ज़ा 8 और 1 बचा, तो 1 क्योंकि 9 है ना यहाँ पर, 1 बचा, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। तो 2 5 ज़ा 10। ओके जी, अब 45 जो है वो इवन नहीं है, ऑड है, तो 2 का टेबल नहीं लगेगा, 3 का लगेगा। 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? 3, मगर यहाँ पे तो 4 है, 1 बचा। 15, 3 5 ज़ा 15, और 3 को 5 से 15, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 है तो ना 2 का टेबल लग रहा है, ना 3 का, ना 4 का, 5 का खुद का लगेगा। 5 1 ज़ा 5। ठीक है। ओके जी, अब आपके पास जो भी यहाँ पे फैक्टर्स आए हैं, इन सब के फैक्टर्स को आप बाहर निकाल दें। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? 54 और दूसरा क्या है? 288 और तीसरा क्या है? 360। ठीक है। ओके जी, तो सारों के मैं फैक्टर्स लिख लेता हूं। पहले क्या है इसके? 2, दूसरा क्या है? 3, फिर 3 अगेन 3। ठीक है। और 288 के देखते जाएं, 2 कितनी बार है? 3 बार, 3 4 5, 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5। ओके जी, 1 2 3 4 5, फिर 2 बार 3 है, ये 3 आपका 2 बार। ठीक है। अब 360 के फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं देखें। 2 कितनी बार है? 1 2 3, 3 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर कौन है? 3 2 2 बार। 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और आगे कौन है? 5, तो यहाँ पे आ गया 5। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर्स आप देखें, यहाँ पर 2 है, 3 नंबर्स हैं, तो तीनों में देखना है कि सेम नंबर कौन सा है। एक ये है, और दूसरा देखें यहाँ पर और कोई 2 है ही नहीं, तो 3 को देखें, ये 3, और इसमें भी एक तो 3 इसमें है, दूसरा 3 इसमें है, और तीसरा 3 इसमें भी है।
ठीक है। पहला कॉमन कौन है 2, ये 2 आपका इधर लिख देंगे, सही है, ये 2 हमने लिख दिया। पहला तीनों के अंदर नंबर सेम कौन है 2, ये 2 आ गया। अब देखते हैं ये 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 भी बाहर आ जाएगा। और देखें और कौन सेम है, ये 3 यहाँ भी है और अगेन यहाँ भी है और अगेन यहाँ भी है, तो 3 बाहर आ गया। और अगेन 3 यहाँ पर है, तो इधर तो नहीं है, तो इसका मतलब बस। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले को दूसरे के साथ, जो जवाब आ गया उसको अगले के साथ। 2 3 जा 6 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 18। तो 18 जो है वो बेसिकली इसका क्या है एलसीएम है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 3x + y = 10 और x - 4y = -1, तो बताएं y की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं कि 3x + y = 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, x - 4y = -1, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। अब देखिए पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से थोड़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे 3x है मगर यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इनको सिमिलर बनाने के लिए 3 जो है यहाँ पे साइड में लिखेंगे, 3 जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 2। 3 को जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि जो है इनको सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। तो 3 को जब हम इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखें इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x + y = 10, ये रख दिया हमने, ठीक है। अब 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 3 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक बंदे के साथ पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को जब x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3x, ये माइनस सेम। 3 को अब 4 के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा 12y आ जाएगा, इज इक्वल टू साइन सेम। इसी 3 को फिर -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा -3, ठीक है। ओके जी, अब इनको जो है वो आप ऐड कर दें आप आपस में। ओके जी, अब देखें यहाँ पर कैसे करते हैं इनकी साइन चेंज। अब ये प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो गया, ठीक है। ओके जी, साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, 3x में से 3x गया कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए y प्लस का है और ये 12x पहले माइनस के थे 12y, अब ये प्लस के बन गए 12y प्लस का और एक और y, तो कितने हो गए 13y हो गए, इज इक्वल टू। अब ये 10 प्लस का है और ये 3 पहले माइनस का था मगर अब तो प्लस का बन गया, तो 10 प्लस का और 3 प्लस का कितने हो गए 13 हो गए, ठीक है। तो ये 13 और ये 13 कैंसिल, y इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मैंने क्या बचा 1, तो y की आपके पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच इज़ द फॉलोइंग इज लीस्ट, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से बताएं, ऑप्शंस में कुछ दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से बताना कि छोटे में छोटा कौन सा है। तो पहला देखिए 0.27 है, डेसिमल में कन्वर्ट है, मगर ये वाले कन्वर्ट नहीं है, तो जब तक इनको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि छोटा कौन सा है। तो सबसे पहले बी को करते हैं। तो अब देखें बी को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे देखें 4 जो है वो बाहर आ जाएगा और 1 जो है वो अंदर आ जाएगा। अब 4 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो क्या लगाएंगे 0 और पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ नीचे क्या लगा देंगे इधर भी 0। तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 10, तो हम 10 तो नहीं आता, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। -10 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, ठीक है। अब दोबारा 4 के टेबल में 2 तो नहीं आता, तो दोबारा पॉइंट लगाएंगे नहीं, एक बार पॉइंट तो लगा दिए ना, बस इधर 0 लगा दें। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20, तो इसका जो है इसका क्या आया, इसका आया 0.25, ठीक है। ओके जी, अब हमें किसको करना है 2/11, तो इसको भी कर देते हैं। तो 11 आपका बाहर और 2 जो है आपका अंदर रख दिया हमने, ठीक है। तो 11 के टेबल में 2 नहीं आता, डिनोमिनेटर को बाहर नोमिनेटर को अंदर, तो 11 के टेबल में 2 जो है वो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे 0 और पॉइंट लगाएंगे इधर भी 0। तो 11 के टेबल में 20 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे
जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे कि ताकि जो आंसर है वो 20 आए या 20 से छोटा है। तो 11 वन ज़ा 11, क्योंकि 11 टू ज़ा 22 हो जाता है, तो 11 हो जाएगा। तो 20 में से अगर हम 11 को माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 9 आ जाएगा। तो 11 के टेबल में 9 तो नहीं आता, तो फिर अगेन पॉइंट लगाए, नहीं इधर 0 लगा दें। तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 90 आएगा, तो 90 तो नहीं आता। 11 9 ज़ा 99 आता है। तो 11 8 ज़ा क्या आता है, 11 8 ज़ा 88। तो 90 में से अगर हम 88 माइनस कर दें, फिर 2 बचेंगे, तो ये आगे चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो क्या है, 0.18 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट वाला बचा है, तो लास्ट वाले को करते हैं 11%। 11%, अब देखें 11%, परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100, परसेंट, फीसद, सद मीन्स 100, तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, ओके जी। तो 100 आपका आ गया बाहर, डिनोमिनेटर आ गया बाहर, और नोमिनेटर कौन है 11, तो 11 अंदर आ गया। ठीक है, ओके जी। अब अगर हम डिवाइड करें तो 100 के टेबल में 11 तो नहीं आता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और पॉइंट, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा, नहीं आता। तो 100 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 100। तो 110 में से 100 माइनस करें, कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। ओके जी, अब 100 के टेबल में 10 तो नहीं आता, तो दोबारा पॉइंट, नहीं इधर 0। तो 100 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 100। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर क्या आया 0.11। ठीक है, ओके जी। तो इसका आंसर क्या आया 0.11। तो अब आप मुझे बताएं इन चारों में से छोटे में छोटा कौन सा है। छोटे में छोटा जो है वो 0.11 है, 0.11 है छोटे में छोटा। तो ये इसका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है।